अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू चैनल कलम और मोहब्बत। मैं हूं आपकी होस्ट फायज़ा और आज का हमारा नावल है दिल ए नादा, जिसकी राइटर हैं खांजादी। नावल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं लास्ट एपिसोड की जानिब। अब छोड़ें भी मिसिस खान, अम्मा की बातों को यूँ दिल पर मत लिया करो। जानती तो हो इनकी आदत है और इस मामले में वो मेरी भी नहीं सुनती। खैर छोड़ो, अपना मुंह ठीक करो। अब खान साहब मूसा को देखते हुए बोले, मैं समझ सकती हूँ अम्मा बहुत फ़िक्र करती हैं मूसा की, मगर मैं भी तो माँ हूँ उसकी। मगर शायद इनको अच्छा लगता है मुझे हर बार इस बात का एहसास दिलाना कि मूसा मेरी सौतेली औलाद है। मैं तो हर तरह से ख्याल रखती हूँ मूसा का, फिर भी इनको यही लगता है कि मैं ठीक से नहीं संभाल रही उसे। मैं मानती हूँ मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, मगर मैं उसे सगी माँ से बढ़कर प्यार करती हूँ। लेकिन अम्मा समझती हैं कि मैं माँ बनने के लायक नहीं हूँ, इसीलिए अल्लाह ने मुझे औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा था। आप ही बताएं, क्या मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? इनकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। खान साहब ने गाड़ी साइड पर पार्क की और अपनी महबूब बीवी के आंसू पूछे, क्या मैंने कभी ऐसा कुछ बोला तुमसे? मिसिस खान ने सर नफ़ी में हिलाया। तो फिर किस बात की टेंशन है आखिर? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ ज़िंदगी के हर मोड़ पर, तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अम्मा डरती हैं कहीं मूसा बीमार ना हो जाए, घर का इकलौता बच्चा है और अम्मा जान दादी हैं उसकी, फ़िक्र करना तो बनता है इनका, है ना? जी। मिसिस खान ने सर हिलाया, हाँ में, और मुस्कुरा दी। चले भाई, हम पहुंच गए। वो गाड़ी से बाहर निकले और इनकी साइड का दरवाज़ा खोलकर मूसा को गोद में उठाया और मिसिस का हाथ थामते हुए रेस्टोरेंट की जानब बढ़ गए। सब अच्छा चल रहा था, मगर एक रात मिसिस खान की आंख खुली तो खान साहब को कमरे में ना देखकर परेशान हो गई और कमरे से बाहर निकल गई इनको ढूंढने। मूसा की दादों के कमरे की तरफ बढ़ी, क्योंकि डर गई थी कहीं अम्मा जान की तबीयत ख़राब तो नहीं हो गई। वो जैसे ही इनके कमरे में पहुंची, अंदर से आती आवाज़ें सुनकर इनके कदम वहीं रुक गए। ये क्या कह रही हो तुम? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे कर सकते हो उसके साथ? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम तलाक की बात करोगे। अपने भाई को क्या जवाब दूंगी मैं? लेकिन अम्मा जान, आप भी तो मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं सीमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसे खोना नहीं चाहता। आज नहीं तो कल जिस सच सामने आ जाएगा, तो बेहतर यही है मैं जल्द से जल्द इस मामले को ख़त्म कर दूँ। मिसिस खान का सर चकराने लगा और इनके दिमाग में कुछ गलत होने की वार्निंग दी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। रक्षंदा मेरी भांजी है, तुम्हारी बीवी और सबसे बढ़कर तुम्हारे बच्चे की माँ है। बेटा दिया उसने तुम्हें, कुछ तो ख्याल करो। बाहर में जाए वो सीमा, इसने तुम्हें दिया ही क्या है 8 साल में? एक बच्चा तो वो दे नहीं सकी, और रक्षंदा ने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी दी। अगर तुम्हें तलाक देनी है तो सीमा को दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। 3 साल से तुमने मूसा को इसकी माँ से दूर रखा, मगर अब और नहीं। मुझसे रक्षंदा की हालत अब नहीं देखी जाती। अब इसे इस घर में आ जाना चाहिए, यही इसका हक है। जितना हक सीमा का तुम पर है, इतना ही रक्षंदा का भी तुम पर है और मूसा पर भी। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और सीमा ज़मीन पर बेसुध गिर गई। खान साहब तेज़ी से आगे बढ़े और जिस बात से वो डर रहे थे वही होगा। जब मिसिस खान की आंख खुली तो अपने कमरे में थी, हाथ पर लगी ड्रिप, और खान साहब ने इनका हाथ थामे बेड पर बैठे सो रहे थे। उन्होंने अपना हाथ वापस खींचा तो खान साहब की आंख खुल गई। शुक्र है तुम्हें होश आ गया, मैं तो परेशान हो गया था। वो बोल रहे थे, मगर मिसिस खान ने इनकी किसी बात का जवाब न दिया। सीमा, मैं तुम्हें सच बताकर तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, मैं मजबूर हो गया था। अम्मा ने मेरे सामने 2 ऑप्शंस रख दी थी। वो चाहती थी या तो मैं तुम्हें तलाक दे दूं या फिर इनकी बांजी से निकाह कर लूं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? अम्मा को बहुत समझाया मैंने, हम किसी यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेंगे, मगर वो नहीं मानी। इन्हें हर हाल में मेरी औलाद चाहिए थी। एक तरफ निकाहनामा था और दूसरी तरफ अम्मा हाथ में जहर लिए बैठी थी। तुम्हारी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो मिसिस खान के सर पर हाथ रखते हुए बोले। वो बस चुपचाप बैठी इनकी बात सुन रही थी। आंखें आंसुओं से भर चुकी थी, मगर वो रोना नहीं चाहती थी। वो तो शायद होश में भी नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई बुरा ख्वाब देख रही हैं। आंख खुलने पर सब ठीक होगा, मगर
یہی حقیقت تھی۔ اس حقیقت سے انکار کرنا ناممکن تھا۔ مگر تم فکر مت کرو، میں بہت جلد رخشندہ کو طلاق دے دوں گا۔ موسیٰ صرف تمہارا بیٹا ہے، میں کسی صورت رخشندہ کو اسے تم سے چھیننے نہیں دوں گا۔ خان صاحب ایک ہفتے کی بجائے مزید 2 ہفتے واپس نہیں آنے والے تھے۔ موسیٰ اب باقاعدگی سے آفس جا رہا تھا اور نماز پڑھنے کی عادت بھی بنا رہا تھا، کیونکہ زمل روز نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی تو موسیٰ کی بھی آنکھ کھل جاتی۔ اسی طرح وہ باقی نمازیں بھی باقاعدگی سے پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آج زمل گھر پر ہی تھی، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے۔ مسز خان اور ہدا کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد وہ تینوں باہر گارڈن میں بیٹھی دھوپ انجوائے کر رہی تھی، تبھی سمر بھی وہاں گھر آ گیا۔ واؤ، کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ تینوں کو ایک ساتھ دیکھ کر۔ زمل اپنی کالج لائف کا کوئی قصہ سنا رہی تھی، جس پر مسز خان اور ہدا ہنس رہی تھی۔ کیونکہ آپ نے ہم تینوں کو جگرتے ہی کب دیکھا ہے؟ مسز خان مسکراتے ہوئے بولی۔ پوائنٹ۔ سمر مسکراتے ہوئے بولا۔ ویسے بھابھی کیا جادو کر دیے ہے اپنے بھائی پر؟ وہ بندہ جو دوپہر سے پہلے کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا، اب وہ باقاعدگی سے فجر کی نماز پڑھتا ہے، اور وہ بھی مسجد میں باجماعت۔ اور آفس کے نام سے چڑھنے والے موسیٰ خان صاحب آج پورا آفس سنبھالے ہوئے ہیں۔ 20 دن میں اتنا چینج! اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے سمر۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور رہی بات آفس جانے کی، اس میں ڈیڈ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جی بالکل، خان صاحب کافی کا مگ اٹھائے کرسی کھینچتے ہوئے بولے۔ سمر چونک گیا۔ ڈیڈ آپ تو گھر پر نہیں تھے نا؟ جی نہیں، میں گھر پر ہی تھا۔ خان صاحب نے سمر کا سر کھجایا تو سب ہنس دیے۔ مطلب میں کچھ سمجھا نہیں۔ سمر سب کے ہنسنے کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ او ایم جی، وہ سر تھامتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مطلب آپ سب نے مل کر بھائی کو بیوقوف بنایا؟ امیزنگ۔ بری بات سمر، اب تم میرے شوہر کو میرے ہی سامنے بیوقوف تو مت بولو۔ زمل بولی تو سب نے کہا لگایا۔ اوف، بھابھی سوچیں، اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو کم از کم آپ کی تو خیر نہیں۔ سمر ہنسی کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا۔ صرف میری ہی نہیں، ڈیڈ کی بھی۔ زمل کی بات پر سب مزید ہنسے۔ خیر جو بھی ہو، ایک بات تو ہے، زمل کا آئیڈیا برا نہیں تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ مسز خان نے بھی ان کی ہاں ملائی۔ بس اب موسیٰ اس طرح اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے لگے تو اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مسز خان کی بات پر خان صاحب نے محبت بڑی نظروں سے ان کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کامیابی پر مبارکباد دی۔ سمر کی ہنسی کو بریک لگی اور وہ چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈیڈ، سمر حیرانگی سے بولا تو باقی سب بھی مخالف سمت پلٹے۔ موسیٰ دونوں بازو سینے پر فولڈ کیے گہری سنجیدگی اور غصے سے زمل کو گھورنے میں مصروف تھا۔ زمل کے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک نظر مسز خان اور دوسری نظر خان صاحب پر ڈال کر موسیٰ کی طرف بڑھی۔ موسیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رکنے کا اشارہ دیا اور خود وہاں سے اندر کی جانا بڑھ گیا۔ زمل نے پریشانی سے باقی صاحب کی طرف دیکھا۔ بیسٹ آف لک بھابھی، سمر نے آواز لگائی تو خان صاحب نے اسے گھورا اور مسز خان نے افسوس سے سر ہلایا۔ زمل پریشان سی اندر کی جانب بھاگی۔ بہت بری بات ہے سمر، ہم سب پریشان ہیں اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے۔ مسز خان نے اسے خوب ڈانٹا۔ ڈونٹ وری موم، آپ سب ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، بھابھی سب سنبھال لیں گی۔ 20 دن میں جو بھائی کو سدھار سکتی ہیں آگے بھی سنبھال لیں گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ مسز خان بوجھل قدموں کے ساتھ اندر چلی گئی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ خان صاحب مزے سے کافی کا سپ لیتے ہوئے بولے۔ زمل کمرے میں پہنچی تو موسیٰ الماری سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ لائیں، میں ڈھونڈ دیتی ہوں۔ زمل آگے بڑھی تو موسیٰ پیچھے ہٹ گیا۔ اچھی پلاننگ تھی تمہاری۔ موسیٰ کی آواز پر زمل تیزی سے واپس پلٹی۔ دراصل وہ اس سے پہلے کہ زمل کچھ بولتی، موسیٰ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کی زبان کو بریک لگی۔ دراصل بات یہ ہے کہ تم بھی مسز خان کی طرح ہی نکلی۔ جیسے وہ ڈیڈ کو مجھ سے چھیننا چاہتی تھی، وہی مقصد تمہارا ہے۔ آج پہلی بار ڈیڈ نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ مجھ سے ایک ہی بار بتا دو۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے۔ زمل نے سر نفی میں ہلایا۔ صحیح کہا تم نے، میں غلط سمجھ رہا تھا تمہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ تم بھی مسز خان کی طرح دھوکے باز نکلی۔ مسز خان کے ساتھ مل کر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا آپ کی بھلائی کے لیے کیا۔ ماں باپ کبھی اپنے بچوں کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ او پلیز، کتنی بار بولا ہے تم سے کہ وہ میری ماں نہیں ہے۔ میری ماں مر چکی ہے، یہ بس ڈیڈ کی بیوی ہے، مائنڈ اٹ۔ بولنا مت اس بات کو۔ وہ چلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔
जिमल अलमारी बंद करते हुए सर थाम कर बेड पर बैठ गई। कैसे समझाऊं मैं आपको, वो कितनी मोहब्बत करती हैं आपसे। उन्होंने तो आपको सेला बेटा समझा ही नहीं। वक्ती तौर पर गुस्सा ज़रूर करती है, मगर बाद में तन्हाई में खुद को कोसती हैं, आंसू बहाती हैं। पता नहीं कब आप कब समझेंगे, कब ये सगी और सहेली के जोन से बाहर निकलेंगे आप। थक गई हूँ मैं आपको समझा समझा कर। अभी जिमल इसी सोच में गुम थी कि वो दोबारा कमरे में आ गया। अपने कमरे में चली जाओ, मुझे आराम करना है, टाई खींचकर बेड पर फेंकते हुए बोला। जिमल चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। मजीद बहस करना ज़रूरी नहीं समझा इसने। क्या होगा भाभी, सब खैरियत है ना? मोम ने भेजा है मुझे। जिमल जैसे ही कमरे से बाहर आई, समर ऊपर आया। हाँ सब ठीक है। वो समर को साथ लिए नीचे चली गई। नीचे आई और मिसिज खान को तसल्ली दी। इसके बाद दोनों खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। आज बहुत दिन बाद जिमल को खाना बनाने का मौका मिला। खाना बनाने के बाद वो फ्रेश होने चले गई, चेंज किया और वापस नीचे आ गई। खाना मेज़ पर लगाने के बाद वो मूसा के लिए ट्रे में खाना सजाए ऊपर चली आई। दरवाज़ा पहले से ही खुला था। ट्रे मेज़ पर रखने के बाद वो बेड की तरफ बढ़ी। मूसा कंबल ओढ़े सो रहा था। जैसे इसने मूसा को जगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो नज़र इसके चेहरे पर पड़ी। मूसा का चेहरा इस वक्त सुर्ख हो रहा था। सिमल ने हाथ बढ़ाकर छुआ तो वो बुखार से तप रहा था। इतना तेज़ बुखार, आपने मुझे बताया ही नहीं। सिमल के छूने पर मूसा ने बामुश्किल आंखें खोलकर इसे देखा और दोबारा मुंह पर कंबल ओढ़ लिया। सिमल ने कंबल दोबारा खींच दिया। जल्दी से उठकर बैठे, खाना खाएं, तब तक मैं मेडिसिन ला रही हूँ। यार तंग नहीं करो मुझे। मूसा ने कंबल फिर से ओढ़ लिया। जिमल ने अफसोस से सर हिलाया और किचन में भागी। फर्स्ट एड बॉक्स से मेडिसिन लेकर वापस कमरे में आई और फिर से कंबल खींच दिया। अब की बार मूसा ने इसे गुस्से से घूरा। जल्दी से उठ जाएं, खाना खाएं और मेडिसिन खाकर आराम से सो जाएं। बात नहीं मानोगी ना तुम? मूसा सर थामते हुए उठ बैठा। बिल्कुल भी नहीं। जिमल खाने की ट्रे बेड पर रखते हुए बोली। बहुत ज़िद्दी हो तुम जिमल। जब पता है तो फिर मेरी बात आराम से मान लिया करें आप। वो खाने की तरफ इशारा करते हुए बोली। इतना ज़्यादा खाना तो नहीं खा सकता मैं, तुम भी खाओ मेरे साथ। ओके। जिमल बिरयानी प्लेट में डालते हुए बोली। ये कबाब ही ले यहाँ। जिमल ने ज़बरदस्ती कबाब प्लेट में रख दिए, जिस पर मूसा ने इसे गुड़ी से नवाजा। बारिश की वजह से सर्दी बहुत बढ़ गई है। अगर आपकी तबीयत ख़राब थी तो कम अज़ कम मुझे बता तो देते आप। क्या फ़र्क पड़ता है बताने से? तुम्हें क्या लगे, तुम तो वैसे भी मुझसे नफरत करती हो। चाहे मोहब्बत हो जाए नफरत, शोहर की खिदमत करना बीवी का फ़र्ज है और मैं अपने फ़राइज़ से गफलत करने वालों में से नहीं हूँ, चाहे शोहर धोखेबाज और बेवफा ही क्यों ना हो। मूसा के सवाल पर जिमल ने चूम कर इसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। जी हर हाल में। और शोहर पर शक करना और बिना जांच पड़ताल के आंखों देखा सच मान लेना, क्या ये भी फर्ज है बीवी पर? आंखों देखा झूठ नहीं होता। जिमल के लहजे में तलखी थी। चेहरे की मुस्कुराहट अब माजी के दर्द में बदल चुकी थी। आंखों देखा हमेशा सच भी नहीं होता। कभी कभी हम सच को वैसे ही देखते हैं जैसे कोई हमें दिखा रहा हो, मगर इस दिखावे के पीछे छुपी सच्चाई देखने वाले कभी धोखा नहीं खाते। आप खाना खाने के बाद मेडिसिन खा लें, मैं अभी आती हूँ। इससे पहले कि जिमल वहाँ से जाती, मूसा इसका हाथ थाम चुका था। पहले खाना ख़त्म कर लो फिर चली जाना, और मेरी बात भी अधूरी है अभी। क्या मैं इतना बुरा हूँ जो मुझे अपने खुद को साबित करने का एक मौका भी नहीं देना चाहती? तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आप आराम करें, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। नहीं, बाद में नहीं, अभी खाना खा लेते हैं पहले, आराम से फिर बात करते हैं। खाना खाने के बाद जिमल इसकी तरह मेडिसिन बढ़ाई और पानी का गिलास भी बर्तन समेट कर नीचे छोड़ दिया और वापस ऊपर आ गए, क्योंकि मूसा इसी का इंतज़ार कर रहा था। जिमल दरवाज़ा बंद करने के बाद मूसा के पास बेड पर बैठ गई। जो होना था वो हो चुका है, मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं है। इस वक्त मैं सदमे में थी, नहीं बर्दाश्त कर सकी। जो कुछ हुआ सच था, जरूर मैं नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। आपने मुश्किल वक्त में मेरे माँ बाप पर एहसान किया और मुझे अपना नाम दिया, अपने घर में जगह दी। मैं ज़िंदगी भर आपके इन एहसानात का बदला नहीं चुका सकती। हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम एक दूसरे को माफ़ करने का हक रखते हैं। जो कुछ हुआ वक्ती तौर पर मुझे सदमा लगा था, हर गुजरते दिन के साथ मुझे सब्र मिलता गया। वक़्त एक मरहम है जो गुजरते लम्हों के साथ साथ सारे ज़ख्म बढ़ देता है। मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर और ना ही तुम्हारे घर वालों पर। हमारा मिलना खुदा ने ऐसे ही लिखा था। जो कुछ तुमने इस दिन देखा वो बस एक गलत फहमी थी। तुमने वही देखा जो रिमशा तुम्हें दिखाना चाहती थी। वो हमारे दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना चाहती थी। आज से 3 साल पहले मेरी रिमशा से मुलाकात हुई। वैसे तो मेरा आना जाना था नानो घर, लेकिन बस नानो के कमरे तक। मामू तो यहाँ थे नहीं और ममानी जान की खुदगर्जी के बायस मैं इनसे मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। रही बात रिमशा की, तो वो बचपन से ही बहुत मोटी थी। अपने कमरे से बाहर निकलकर घर आए मेहमान को वेलकम करना इसकी फितरत ही नहीं थी। इतने साल में कभी इससे मुलाकात ही नहीं हुई।
मगर फिर 3 साल पहले इसने मुझे देखा पार्टी में। इस दिन के बाद से मेरा पीछे करना इसका मशगला बन गया। एक रात में देर से घर आया और आते ही बेड पर गिर गया, इस बात से जान के मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी आंख खोली तो रिमशा बेड पर थी मेरे साथ, और जैसा कि मेरी आदत थी शर्ट उतार कर सोने की, मैं इसी हालत में था। रिमशा मुझे देखकर शर्मिंदा नहीं हुई बल्कि मुस्कुरा दी। मैं जल्दी से अपनी शर्ट ढूंढने लगा, शर्ट पहनकर वापस पलटा तो रिमशा मेरी पिक्चर्स बना रही थी। व्हाट द हेल इज दिस। मैंने गुस्से से इसके हाथ से फ़ोन खींच लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी रात के इस वक्त? मैं इसे नज़रअंदाज करता रहा हर बार, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बात की इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी मुझे। जब मैं सो रहा था इसने मेरी हालत का फ़ायदा उठाया और घटियापन की इंतहा करते हुए मेरे साथ पिक्चर्स बना ली, और इस दिन के बाद से मुझे ब्लैकमेल करना शुरू हो गई। मैंने उसके फ़ोन से वो तस्वीरें डिलीट करने की कोशिश भी की मगर नाकाम रहा। जिस किसी को उसने वो तस्वीरें सेंड की थीं, एहतियात के तौर पे, ताकि अगर इससे मिस भी हो जाए तो टेंशन ना हो। इस काम में मानी साहिबा बेटी का साथ दे रही थी। उस दिन के बाद तो दोनों माँ बेटी ने मुझे गुलाम ही समझ लिया हो। रिमशा को कहीं भी जाना हो, चाहे वो पार्लर होता या इसकी दोस्त का घर, मुझे उस बॉडीगार्ड बन के इसके साथ रहना होता था। मेरे कमरे तक रसाई भी इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। रिमशा की वजह से मुझे स्मोकिंग और नशे की आदत बन गई, क्योंकि वो खुद भी इन चीज़ों की आदी थी। मैं डैड के साथ ऑफिस ज्वाइन करना चाहता था, मगर मेरी आदतें इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं खुद नहीं समझ पाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दिन ब दिन मैं डिप्रेशन में जा रहा था। मैं बस डरता था अगर इसने वो तस्वीरें डैड तक पहुंचा दी तो क्या होगा। मिसिस खान डैड की तरबियत पर उंगली उठाएंगी, बस इसी डर से इनकी माँ बेटी की हर बात मानता रहा। कई बार सोचा डैड को बता दूं, मगर हिम्मत नहीं कर पाया और आखिरकार बात यहाँ तक आ पहुंची। दरअसल उस दिन हुआ ये था कि जब तुम सो रही थी, कुछ ही देर बाद दरवाज़ा नॉक हुआ। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रिमशा थी। न जाने कैसे वो यहाँ तक पहुँच गई। मैंने तो नानों से भी मरी का जिक्र नहीं किया था। फिर रिमशा ने बताया कि मिसिस खान ने इसे बताया हमारे मरी आने का। तुम जाग जाग ना जाओ, इसी डर से मैं रिमशा को इसके कमरे में ले गया, इसे समझाने की जहाँ से चली जाए, मगर वो जहाँ पूरी प्लानिंग के साथ आई थी। इसने मेरे बाजू पर कुछ लगाया, मैं बेहोश हो गया, और इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब आंख खुली तो खुद को बिस्तर पर देखा, फ़ौरन तुम्हारा ख्याल आया। जैसे ही कमरे में आया तुम बेहोश पड़ी थी। अभी मैं हॉस्पिटल ही था कि रिमशा की कॉल आई। वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह बदगमान कर चुकी थी। मैंने कोशिश की तुम्हें समझाने की, मगर तुम्हारी ज़िद थी सबूत। तो आज मैं यहाँ सबूत के साथ हाजिर हूँ। तुम्हारे सारे सवालात के जवाब जहाँ हैं। इसने फ़ोन जिमल की तरफ बढ़ाया। जिमल ने सरनपी में हिलाया। इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। नहीं तो तुम्हें देखना पड़ेगा। मूसा ने इसरार किया था। मजबूरन जिमल ने फ़ोन ले लिया और वीडियो प्ले कर दी। जैसे जैसे वो वीडियो देखती गई, हैरत और शर्मिंदगी के दलदल में खुद को दनसती हुई महसूस करती गई। जैसे ही वीडियो ख़त्म हुई, इसने फ़ोन मूसा की तरफ बढ़ाया और शर्मिंदगी से सर झुकाए आंसू बहाने लगे। आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आप पर शक किया, जबकि आपकी तो कोई गलती ही नहीं थी। गलती तो की है तुमने, और सज़ा की हकदार हो तुम। बताओ क्या सज़ा दूँ तुम्हें? मूसा के सवाल पर जिमल ने चूम कर इसकी तरफ देखा। मूसा मुस्कुरा दिया और जिमल का बाजू थाम कर अपने करीब लाया और इसके माथे पर होंठ रख दिए। जिमल तो हैरान ही रह गई। मूसा से इस हरकत की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी इसे। मूसा खुद भी मुस्कुरा रहा था, समझ नहीं पा रहा था आखिर इतनी हिम्मत कहाँ से आई इसमें। दरअसल ये निकाह की ताकत थी। दिल में मोहब्बत पैदा करना ये खुदा का फैसला होता है। निकाह के तो बोल एहसास तक बदल देते हैं। अपनी ज़िंदगी अपने हमसफ़र के नाम लिख देने का नाम है निकाह। तुम्हारी सज़ा ये है कि आज से तुम यही रहोगे इस कमरे में मेरे साथ, जो तुम्हारा हक है। जिमल की आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्फाज इसके सब्र का फल थे। कितनी कोशिश की थी इसने मूसा के दिल में जगह बनाने की, मगर हर बार नाकाम हो जाती। मगर आज वो खुद इसे अपने दिल की मलका बनाने की नवीद सुना रहा था। भाभी, समर की आवाज़ पर सिमल तेज़ी से पीछे हटी। समर टीवी लॉन्ज में खराज चला रहा था। मैं अभी आई। वो कमरे से बाहर निकल गई। मूसा ने अफसोस से सर हिलाया। आ गई कबाब में हड्डी। तो सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा। मुस्कुराते हुए बेड से उतर कर बाहर चल दिया। भाभी, आई रियली नीड योर हेल्प। थोड़ी सी समझा दे प्लीज़। ओके, कोई ज़रूरत नहीं। अभी जिमल बैठी ही थी कि मूसा आ गया। मेरी बीवी कोई ट्यूटर नहीं है, कोई अकेडमी ज्वाइन कर लो या फिर ट्यूटर लगवा लो। आपकी बात ठीक है भाई, मगर भाभी बहुत अच्छा लेक्चर देती हैं। इट्स ओके, मैं पढ़ा दूंगी, कोई मसला नहीं है। क्यों मसला नहीं है? अकेडमी भी तो जा सकता है। जी भाई जा सकता हूँ, मगर जाऊँगा नहीं। जब घर में इतनी अच्छी टीचर हैं तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? जी सही तो कह रहा, आप जाएं। सही तो कह रहा है, आप जाएं, आराम करें। जिमल के जवाब पर उसे घूरते हुए कमरे में वापस चला गया। कुछ देर बाद जिमल कमरे में वापस आई तो उसे नमाज पढ़ते देखकर कमरे से बाहर चल दिया।
अपने कमरे में वापस गई, वज़ू किया और जाए नमाज लेकर मूसा की जाए नमाज के पीछे बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। मूसा नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो जिमल को नमाज पढ़ते देखकर मुस्कुरा दिया और उसकी नमाज मुकम्मल होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही जिमल दुआ मांग कर उठी तो वो भी उठ गया। जाए नमाज तह लगाकर अलमारी में रख दी। जिमल दरवाज़ा बंद करने के बाद बेड पर लेट गई। मूसा ने रिमोट उठाकर लाइट बंद कर दी। जिमल, मूसा ने उसे पुकारा। जी। जिमल तेजी से उठ बैठी। मेरे सर में बहुत दर्द है, पेन किलर ला दो। अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाई थी आपने। ज़्यादा मेडिसिन खाना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन सर में बहुत दर्द है, क्या करूँ। जिमल सोच में पड़ गई। मैं दबा देती हूँ। वो आगे बढ़ी और मूसा का सर दबाने लगी। वो मुस्कुरा दिया और जिमल का हाथ थाम कर होंठों से लगा लिया। जिमल समझ गई ये मूसा की चाल थी इसे अपने करीब लाने के लिए। वो हाथ वापस खींचकर अपने पर वापस जाने ही वाली थी, मगर इसकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई। नो मोर। मूसा ने इसके कान पर झुका तो जिमल शर्माते हुए चेहरा इसके सीने में छुपा गई। नहीं देंगे आप रक्षंदा को तलाक। बीवी है वो आपकी और आपके बच्चे की माँ भी। बहुत अच्छा फैसला किया माँ जान ने आपके लिए। मैं आपको सारी ज़िंदगी औलाद नहीं दे सकती थी, मगर रक्षंदा ने आपको इतनी बड़ी खुशी दी है। ये क्या कह रही हो तुम सीमा? ऐसा कैसे हो सकता है? मूसा तुम्हारा बेटा है, इसे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। अम्मा ने जो किया वो गलत था। इन्हें मेरी औलाद चाहिए थी ना, वो तो मिल गई। अब रक्षंदा का कोई काम नहीं मेरी ज़िंदगी में। अब इतने पत्थर दिल हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था खान साहब। आप एक औरत के सामने एक औरत को बर्बाद करने का अहद कर रहे हैं। एक बार सोचे रक्षंदा पर क्या गुजरेगी और इसके माँ बाप, इनका क्या? इनको किस बात की सज़ा मिलेगी? बहन पर इतबार करने की? नहीं खान साहब, ये नहीं हो सकता। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। आपको रक्षंदा को अपनाना होगा मेरी खातिर। सीमा जी, तुम क्या कह रही हो? तुम पागल तो नहीं होगी? मैं काले तलाक के पेपर्स मंगवाता हूँ। आपको मेरी कसम, आपने अगर ऐसा किया तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। तो फिर क्या करूँ मैं? इसे इस घर में ले आऊँ तुम्हारी सौतन बनाकर? इसे तुम पर फोकियत दे दूँ? ये सब नहीं होगा मुझसे। आपको करना होगा मेरी खातिर, मूसा की खातिर। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो वो मूसा को मुझसे छीन कर ले जाएगी। वो ऐसा नहीं करेगी सीमा। मैं मूसा के बर्थ सर्टिफिकेट पर तुम्हारा नाम लिखवा चुका हूँ। वो मूसा को तुमसे नहीं छीन सकती। नाम लिखवाने से रिश्ता नहीं बदल जाता खान साहब। हकीकत तो नहीं बदलेगी। मैं अपने बेटे की खातिर दिल पर पत्थर रख लूँगी। आप रक्षंदा को ले आए यहाँ। सीमा, तुम वाकई पागल हो गई हो। सो जाओ, अभी इस बारे में सुबह बात करेंगे। वो कमरे से बाहर निकल गई। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है खान साहब। क्या पता कब ज़िंदगी की शाम हो जाए। कैसे समझाऊंगा आपको? खान साहब ने रक्षंदा को तलाक तो नहीं दी, मगर इसे इस घर में लाने की जिद ना मानी। दिन गुजरते गए और मूसा स्कूल जाने लगा। सीमा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, मगर वो अपनी बीमारी का जिक्र नहीं कर पाई किसी से भी। खान साहब ने कई टेस्ट करवाए, मगर सीमा के बारी रकम अदा करने पर रिपोर्ट्स नॉर्मल आती रहीं। मगर अब तो इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी। शादी से कुछ माह बाद तबीयत खराब होने पर टेस्ट करवाए तो पता चला इन्हें ब्लड कैंसर है। जब सीमा पर ये क़यामत टूटी। इसे मौत से ज़्यादा डर मौत से पहले खान साहब से जुदाई का था। वो समझती थी अगर अम्मा जान को पता चल गया तो वो इनको मुझसे अलग कर देंगी। एक और बड़ा फैसला इसे करना पड़ा। औलाद को दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म करना पड़ा और बच्ची कच्ची ज़िंदगी खुद को भी औलाद कहलवाने के लिए तैयार किया। वो नहीं चाहती थी कि इनके घर औलाद हो, क्योंकि अगर इसे भी ये बीमारी हुई तो वह अपनी औलाद को तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। मिसिस खान, अब आपको अपने शोहर को सब बता देना चाहिए। मेरे ख्याल से आपकी कंडीशन ठीक नहीं है। वो अभी हॉस्पिटल में ही थी कि डॉक्टर ने मशवरा दिया। नहीं डॉक्टर साहिबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो इस वक्त आईसीयू के बेड पर थी। अचानक तबीयत खराब होने पर अम्मा जी ने एम्बुलेंस बुलाई और इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। खान साहब इस वक्त शहर से बाहर थे और अम्मा जी मूसा के पास से मुलाजमा को सीमा के साथ हॉस्पिटल भेज दिया। अब ऐसा करें, इस नंबर पर कॉल कर दे। ठीक है। डॉक्टर ने इस नंबर पर कॉल की तो कुछ ही देर बाद वो वहाँ आ गई। वो नंबर रक्षंदा का था। सीमा को इस दर्दनाक हालत में देखकर वो अपने आंसू ना रोक सकी। अभी ये सब क्या हो गया? आप इस हाल में यहाँ? सीमा बामुश्किल मुस्कुरा दी। बस किस्मत में यही लिखा था। मैंने उनको कॉल कर दी है, वो जल्दी ही आ जाएंगे। शायद उनको आने में देर हो जाए। आप ये ऐसा मत बोलें। आपको कुछ नहीं होगा। मुझे तुमसे एक वादा चाहिए रक्षंदा। इसने रक्षंदा की तरफ हाथ बढ़ाया। वादा करो मुझसे तुम खान साहब का ख्याल रखोगी और उनको मेरी कभी भी कमी महसूस नहीं होने दोगी। वादा करो मुझसे। नहीं आपी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप ठीक हो जाएंगी। रोते हुए सीमा को तसल्लियाँ दे रही थी। नहीं, तुम वादा करो मुझसे। रक्षंदा ने मजबूरन अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। खान साहब पर तुम हक रखोगी, मगर मूसा पर नहीं। वादा करो मुझसे, इसे मेरा ही बेटा रहने दोगी। एक पल के लिए रक्षंदा ने सरनफी में हिलाया, मगर फिर ना चाहते हुए भी इसने सर हाँ में हिलाया और सीमा का हाथ आंखों से लगा लिया। मेरा नाम ही रहेगा मूसा के नाम के साथ। वो बस मुझसे मोहब्बत करे।
तुम इसे मुझे भूलने नहीं दोगी। तुम इसकी सगी माँ हो, ये बात कभी नहीं बताओगी इसे। वादा करो मुझसे, वो बस मेरा बेटा रहेगा। इसके साथ ही इसका सांस उखड़ने लगा। नर्स और डॉक्टर जल्दी से आगे बढ़ी। वो होश हवास से बेगानी वेंटिलेटर पर पड़ी थी। डॉक्टर ने रक्षदा को इसकी बीमारी और बेइरादी की वजह बता दी। ऐसा नहीं था कि वो मां नहीं बन सकती थी, बस वो नहीं चाहती थी कि इसकी आने वाली औलाद किसी तकलीफ से गुजरे। इसीलिए इसने वक़्त से पहले ही खुद को ये अज़ियत दी। जिस सच्चाई सुनकर रक्षदा बर्थ जैसे सकता तारी हो गया। शाम तक खान साहब हॉस्पिटल पहुंच गए, मगर इससे पहले ही सीमा इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। इन्हें आने में देर हो गई थी। वो पूरा दिन इनके इंतज़ार में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ती रही, मगर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही सांस साथ छोड़ चुकी। सीमा की वफात को एक हफ्ता गुजर चुका था। सबसे ज़्यादा तकलीफ में इस वक्त खान साहब थे और मूसा की हालत भी नाजुक थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने माँ को खो दिया। माँ की मौत का सदमा ऐसा लगा कि वह बुखार से नडाल रहने लगा। रक्षदा इस दिन खान साहब को आने के बाद हॉस्पिटल से ही अपने घर वापस चली गई और दोबारा पलट कर नहीं देखा। खान साहब जो सोच कर परेशान थे कि आखिर सीमा को ऐसा क्या हुआ जो अचानक वो हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर से बात करने का मौका ही नहीं मिला। सदमा ही बहुत गहरा था और इसके बाद से वो बस खुद को संभालने की कोशिश करते और अपने लगते जिगर के साथ वक्त गुजारते। अभी वो मूसा को दवाई पिलाकर सुलाकर बैठे ही थे कि अम्मा जी कमरे में आई। बस कर दो अब रोना धोना, बच्चे की हालत तो देखो क्या हो गई है। आखिर तुम कब तक संभालोगे इसे माँ की ज़रूरत है। रक्षदा को इस घर में ले आओ। बच्चे को माँ की ज़रूरत है, हरगिज़ नहीं। वो इस घर में नहीं आ सकती। ये घर सीमा का है और मूसा से इसका कोई रिश्ता नहीं है, और वैसे भी इसे खुद ख्याल होना चाहिए। इसने तो यहाँ आने तक की तौफीक नहीं की, और उस दिन मेरे हॉस्पिटल पहुँचते ही वहाँ से ऐसे गायब हुई जैसे बहुत बड़ा एहसान किया हो मुझ पर। आप ज़बरदस्ती मत करें इसके साथ। इसे आना होता तो कब की आ चुकी होती। मेरा नहीं तो कम से कम मूसा का ही सोच लेती। तुम्हारे कहने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी ना। सच तुम भी जानते हो और मैं भी। रक्षदा मूसा की हकीकी माँ है, इस बात को झुठला नहीं सकते तुम। तो यहाँ क्यों नहीं आई, ये तुम्हारी कमज़ोरी है। बीवी अपने शोहर की मुंतज़िर होती है और तुम्हें तो इसकी फ़िक्र ही नहीं है, तो वो कैसे आ जाती यहाँ। और वो कोई लावारिस नहीं है, अपने माँ बाप के घर बैठी है, जबकि इसका असल घर ये है। अब इसका यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। किस्मत में यही लिखा था, जो खुदा को मंजूर। कल मैं लेने जा रही हूँ उसे। मुझे उम्मीद है वो मेरी बात ज़रूर मानेगी। तुम्हें वो इस घर में कबूल हो या ना हो, इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपने पोते की फ़िक्र है। इस वक्त बेहतर होगा तुम इस मामले से दूरी रहो। वो कमरे से बाहर चले गई। अगले दिन वो रक्षदा को घर ले आई और इस दिन के बाद से वो मूसा को संभालने लगी, मगर एक मुलाजमा बनकर। वो सीमा से किया वादा नहीं तोड़ना चाहती थी। दिल चाहता था अपने बेटे को सीने से लगाए, इसका माथा चूमे, मगर बेबस थी। इसने मूसा को यही बताया कि वो इसकी मुलाजमा है, इसके डैड ने इसे तुम्हारी देखभाल के लिए रखा है। खान साहब भी ऑफिस में मसरूफ़ हो चुके थे। वैसे तो रक्षदा से बातचीत नहीं करते थे, मगर जब से वो यहाँ आई थी वो मूसा के हवाले से बेफिक्र हो गई। वो एक अच्छी माँ की तरह इसकी देखभाल कर रही थी और मूसा की तबीयत भी अब नॉर्मल थी। सीमा की वफात को 2 माह गुजर चुके थे। आज छुट्टी का दिन था। खान साहब गार्डन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि वकील साहब की आमद हुई। खैरियत से आना होगा। रस्मन सलाम दुआ के बाद खान साहब हैरत से बोले, जी मिसिज खां की वफात का बहुत दुख हुआ। मैं मुल्क से बाहर था, आ नहीं सका। ये आपकी अमानत थी, सोचा आपको वापस कर दूं। कैसी अमानत? खान साहब हैरत से फाइल थामते हुए बोले, मिसिज खान का वसीयतनामा। वसीयतनामा? खान साहब ने फाइल खोली और वसीयतनामा पढ़ने लगे। जैसे जैसे पढ़ते गए सदमे से नडाल होते गए। खान साहब जहाँ साइन कर दें, मुझे ज़रा जल्दी है। वो ख्वाब सी कैफियत में साइन करने के बाद अंदर की जाना भर गई। रक्षदा किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी कि अचानक खान साहब को दरवाजे पर देख कर चौंक उठी। आप कुछ चाहिए था आपको? आप किसी मुलाजम के हाथ पैगाम भिजवा देते। वो बोलती चली गई। खान साहब ने फाइल आगे बढ़ाई, ये पढ़ो। रक्षदा ने कांपते हाथों से वो फाइल थाम ली। वो कुछ और ही समझ रही थी कि नज़र वसीयतनामा पर पड़ी। वो सारी बातें जो सीमा ने इससे कही थी वो वसीयतनामा में दर्ज थी और साथ इनकी बीमारी का जिक्र था। पढ़ते पढ़ते इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पढ़ लिया तुमने? अब यहाँ से जाने की तैयारी करो। तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारा साया भी मूसा पर बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मगर खान साहब, मगर वगर कुछ नहीं, चलो यहाँ से। वो रक्षदा को बाजू से खींचते हुए किचन से बाहर ले आए। मूसा सीढ़िया में खड़ा सब देख रहा था। खान साहब, ये जुल्म मत करें मुझ पर। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, मगर मुझे इस घर से मत निकालें। खान साहब की नज़र मूसा पर पड़ी, जो सीढ़ियों में सहम कर सब देख रहा था। अपने कमरे में जाएं बेटा। खान साहब बोले तो वो तेज़ी से ऊपर भाग गया। क्या लिखा है इन पेपर्स में, तुमने पढ़ा नहीं? सीमा नहीं चाहती थी कि तुम मूसा पर हक जताओ। वो तुम्हारा नहीं, सीमा का बेटा और इसी का रहेगा। अभी इस वक्त यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे कोई फैसला करना होगा, वो भी अभी।
नहीं खान साहब, ऐसा मत बोलें आप, मैं चली जाऊंगी। वो अपने कमरे में गई, बैग और शाल लेकर आंसू बहाती हुई चली गई। इस दिन के बाद अम्मा जी ने बहुत बवेला मचाया, मगर खान साहब ने इनकी एक ना सुनी। वो मूसा का ख्याल खुद रखने लगे ताकि इसे माँ की कमी महसूस ना हो। मूसा इनसे पहले से ज़्यादा मनूस हो गया। 1 साल बाद मजबूरन खान साहब को रक्षंदा को वापस घर लाना पड़ा, क्योंकि अम्मा जी की तबीयत बहुत नासाज रहने लगी थी और इन्हें लगा कि वो मेरी वजह से इस हाल में पहुंची हैं। वो फिर से मूसा की जिम्मेदारियां संभालने लगी, मगर एक मुलाजमा की हैसियत से। मूसा का रवैया अब रक्षंदा के साथ बिल्कुल ठीक नहीं था। वो खान साहब की तवज्जो चाहता था, मगर वो रक्षंदा के आने के बाद फिर से लापरवाह से रहने लगे। एक दिन वो मूसा को समझा रहे थे कि ये आंटी नहीं, आपकी मोम है, आज के बाद आप इन्हें मोम ही बोला करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता खान साहब का दिल रक्षंदा के लिए नरम होने लगा। वो सब देख रहे थे कि रक्षंदा एक नेक और जिम्मेदार लड़की है, कहीं मैं इसके साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा। गुजरते वक्त के साथ साथ वो रक्षंदा के लिए अपने जज्बात जाहिर करने लगे और इसे बीवी का मकाम दे दिया। जिस इज्जत की वो हकदार थी, वो इज्जत इन्हें मुयस्सर करने लगे। मगर मूसा के लिए बाप की रक्षंदा की तरफ तवज्जगी नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो दिन ब दिन बदतमीज़ होने लगा और मिसिस खान के लिए इसकी नफरत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। समर की पैदाइश से कुछ माह बाद अम्मा जी इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस घर की सारी जिम्मेदारी रक्षंदा यानी मिसिस खान पर आ गई। वो हर तरह से कोशिश करती मूसा को समझाने की, मगर इसका दिन ब दिन बदलते रवैये ने इन्हें मूसा पर सख्ती करने पर मजबूर कर दिया और इस तरह वो मूसा की नज़र में जालिम माँ कहलाने लगी। वो समझ नहीं पाती थी मूसा की नफरत की वजह, और एक तरह से वो मुतमिन भी थी कि वो इन्हें माँ नहीं समझता, क्योंकि सीमा भी तो यही चाहती थी। मूसा की आंख खुली तो जिमल कमरे से जा चुकी थी। वो फ्रेश होकर ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे पहुंचा तो सब नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। जिमल इसे नीचे आते देखकर नजरें चुराती हुई किचन में भाग गई। गुड मॉर्निंग डैड, आप तैयार हैं ऑफिस के लिए? यस जेंटलमैन, आओ नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं डैड, मैं ऑफिस जाकर कर लूँगा, आप करें। वाह बाई, यू आर लुकिंग सो हैंडसम। समर की तारीफ पर मूसा ने आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखा। मैं तो रोज़ ही हैंडसम लगता हूँ, तुम्हारी ही गलती है, तुमने आज गौर से देखा है। मैं ज़रा जिमल से पूछ लूँ, वो ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुई अभी तक। वो बहाना बनाते हुए किचन की तरफ बढ़ गया। वैसे डैड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भाई इतने बदल जाएंगे। मुझे तो लगा था आज वो वेला मचाएंगे कि आपकी बेवफाई पर, मगर यहाँ तो सीन ही कुछ हो रहा है। चुप करो तुम, अब नज़र लगानी है क्या मेरे बेटे को? मिसिस खान ने इसे टोका। किचन में क्या कर रही हो तुम? मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, तुम यहाँ छुपी बैठी हो। जिमल किचन में बैठी चाय पी रही थी। मूसा को देखकर एकदम उठ खड़ी हुई और कुर्सी साइड पर आकर चूल्हे की तरफ मतवज्जो हो गई। सिमल, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वो आगे बढ़ा और जिमल का रुख अपनी जाना मोड़ा। वो मैं टिफ़िन पैक कर रही थी। मूसा मुस्कुरा दिया। एक सेकंड, तुम शर्मा रही हो मुझसे? नहीं तो। जिमल फिर से वापस पलट गई। मूसा ने बाजू खींचकर फिर से इसका रुख अपनी जाना मोड़ा। गुड बाय, ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं, तैयार रहना, कहीं जाना है। चलता हूँ। दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर से वापस पलटा। जिमल के माथे पर होंठ रखे और मुस्कुराते हुए किचन से बाहर चल दिया। जिमल अपनी बेचैन धड़कन को संभालती मुस्कुरा दी। जिमल शाम को तैयार होकर नीचे पहुंची तो बाकी सभी तैयार बैठे थे। कहाँ जाना है भाभी, आपको तो पता होगा। समर घड़ी पर टाइम देखते हुए बोला। नहीं, मुझे भी नहीं पता, मुझे बस शाम को रेडी रहने का बोला उन्होंने। चलें, अभी जाएंगे तो पता चल जाएगा। ले जी, आ गए। गाड़ी के हॉर्न पर सब बाहर चल दिए। मूसा अपनी गाड़ी में जिमल का इंतजार कर रहा था और खान साहब अपनी गाड़ी में सबका इंतजार कर रहे थे। जिमल गाड़ी की तरफ बढ़ी तो समर भी जल्दी से पिछली सीट पर बरचमान हो गया। किधर? मूसा ने इसे घूरा। भाई हमारी मंजिल एक ही तो है, फ़र्क क्या पड़ता है मैं इस गाड़ी में बैठूं या इसमें? फ़र्क पड़ता है, ये मेरी गाड़ी है। मूसा बिना कोई लिहाज रखे बोला। और जी सिर्फ आप ही की नहीं, मेरे बड़े भाई की गाड़ी है। समर भी किसी सूरत गाड़ी से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। इससे पहले कि मूसा कुछ बोलता, खान साहब ने हारन दिया तो मजबूरन मूसा को गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ी। भाई वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे लिए लड़की देखने, मूसा जल बुन कर बोला। व्हाट? मेरे लिए लड़की? मगर क्यों? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी अभी भी, मेरी उम्र ही क्या है। और भाई मेरी स्टडी का तो सोचें, क्या बनेगा मेरा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये जुल्म मत करें मुझ पर। जिमर की हंसी ही नहीं रुक रही थी समर की एक्टिंग देखकर। मूसा भी मुस्कुरा दिया। नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, डैड बात कर चुके हैं और आज ही निकाह है तुम्हारा। मूसा ने इसे मजीद तपाया। नहीं भाई ऐसा मत बोलें, आप समझाएं डैड को, मुझे नहीं करना कोई निकाह। अभी तो मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है और आप मरने की बातें कर रहे हैं। बीवी मतलब दिन रात चिक चिक। मुझे आप यही उतार दें गाड़ी से। क्या मतलब? जिमल ने पलट कर समर को घूरा। नहीं भाभी, मेरा मतलब है आप तो अच्छी वाली बीवी हैं, मगर ज़रूरी नहीं सब आप जैसी ही। भाई की किस्मत अच्छी थी, ज़रूरी नहीं मेरी किस्मत भी इनके जैसी होगी। प्लीज़ भाभी आप ही समझाएं डैड को। समर शदीद सदमे में था। ना भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, इस मामले से दूर रखें। मैं डैड का हुक्म नहीं टाल सकती। अब तो कुछ नहीं हो सकता। मूसा ने गाड़ी साइड पर पार्क की और मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर निकल आया। इसी के साथ जिमल भी गाड़ी से बाहर आ गई।
मैं बाहर नहीं आऊँगा। समर गाड़ी में बैठ गया, मगर खान साहब को गाड़ी की तरफ बढ़ते देखा समर गाड़ी से बाहर आ गया। डैड, ये ठीक नहीं है, वो खान साहब से राजराना अंदाज में बोला। क्या? खान साहब चूम कर बोले, वही जो आप कर रहे हैं मेरे साथ। समर के लहजे में अफसुर्दगी थी। हम इस बारे में घर जाकर बात करेंगे। खान साहब आगे बढ़ गए। घर जाने तक तो बहुत देर हो जाएगी। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए आगे बढ़ा। हैरत तब हुई जब दरवाजे पर जिमल के बाबा को देखा। इसका मतलब है मेरी शादी हीरा से। सदमे की जगह अब खुशी ने ले ली। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अंदर की जानब चल दिया। हीरा साहब के लिए चाय लेकर आई तो समर ने नजरें झुकाए चाय का कप थाम लिया। सब बातों में मसरूफ थे जब समर की नजरें हीरा पर ही जमी थी। हीरा इसे अपनी तरह मतवजो देकर इसे गोली डालकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। भाभी जी, आपके देवर को क्या मसला है? कब से देख रही हूँ, मुझे ही घूर रहा है। जिमल डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने मसरूफ थी कि हीरा वहाँ आ गई। क्या मतलब? तुम्हें क्या मसला है समर से? जिमल को हीरा का रवैया बहुत अजीब लगा। हाँ तो आपको मैं ही गलत लगूंगी। आप समझा लें अपने देवर को, मुझे अजीब नजरों से घूरता है। ओहो हीरा, हाथ धोती है बदगुमानी की भी। वो वैसे ही देख रहा होगा। तुम दोनों हमें जो शायद तुमसे स्टडी से रिलेटेड कोई बात करना चाहता हो तुम पूछ लो इससे। डरने वाली कोई बात नहीं। बहुत अच्छा है समर। आई डोंट केयर। आप बताएं, आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए? नहीं, यहाँ सब हो गया है। ऐसा करो तुम सबको बुला लाओ खाने के लिए। ठीक है अभी। वो बुरा सा मुंह बनाकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। सब आ चुके थे, सुहाई मूसा और जिमल के बाबा के। जिमल इनको बुलाने गई तो कदम दरवाजे पर ही थम गई। आप शुक्रिया बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करिए अंकल। मैं भी तो आपका बेटा हूँ रज़ा की तरह, और रज़ा के लिए मैं जो कुछ कर रहा हूँ बड़ा भाई होने के हक से कर रहा हूँ। मेरे लिए रज़ा में और समर में कोई फ़र्क नहीं है। वो यहाँ रहेगा तो वो लड़के इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। 5 साल कब गुजर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे अपने बहुत अच्छे दोस्त के पास भेज रहा हूँ। वो इसका बहुत ख्याल रखेगा और पढ़ाई में भी हर तरह की मदद करेगा। बस आप खैरियत से दुआओं के साथ रुखसत करें बेटे को। इंशाल्लाह। आओ खाना खाएं। वो मूसा को साथ लिए ड्राइंग रूम से बाहर आ गए। जिमल दरवाजे के पीछे छुप गई और इनके जाने के बाद किचन की तरफ बढ़ी। ममा जी, रज़ा कहाँ जा रहा है? हजरत इनके पास रुकते हुए बोली। क्यों, तुम्हें नहीं बताया मूसा ने? वो हैरत ज़दा बोली। नहीं, जिमल ने सर नफी में हिलाया। रज़ा पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहा है 5 साल के लिए। सारा इंतजाम मूसा ने खुद किया, मगर इसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? रात 2 बजे की फ्लाइट है रज़ा की। आप मेरे घर वालों के लिए इतना सोचेंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। जिमल आंख से बहते आंसू साफ करते हुए किचन से बाहर निकल गई। जो लड़की भी ना बात बात पर रोने लग जाती है, वो मुस्कुराती हुई किचन से बाहर निकल गई। बहुत अच्छा वक्त गुजरा आज। खैरियत से अलविदा करते बेटे को रज़ा, बेटा दिल लगाकर पढ़ाई करना। खान साहब रज़ा का कंधा थपथपाते हुए बोले। जी अंकल, रज़ा ने नहायत अदब से जवाब दिया। वो लोग खुदा हाफिज बोलकर घर आ गए, सिवाय मूसा और जिमल के। जबकि समर ज़बरदस्ती वहाँ रुक गया। भाई मुझे कोई इतराज़ नहीं इस रिश्ते पर। समर हिचकिचाते हुए बोला। क्या मतलब? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कौन सा रिश्ता? वो दोनों इस वक्त अकेले ड्राइंग रूम में बैठे थे। समर मौका का फ़ायदा उठाते हुए बोला। भाई अब बने मत। मेरा और हीरा का रिश्ता? व्हाट आर यू मैड? मूसा को तो जैसे शॉक लगा। आपने खुद ही तो कहा था आप लोग मेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। इस घर में लड़की बस हीरा ही बची है। अब मजाक कर रहा था मैं, खबरदार ऐसा सोचा भी तो। तुम तो सीरियस ही हो गए। चलो अब घर, मैं कुछ देर बाद वापस आ जाऊंगा। वेरी बैड भाई, कोई ऐसा मजाक भी करता है? जब मैं एग्री नहीं था तो आप सीरियस है, और अब मैं सीरियस हुआ तो आपने कह दिया मजाक था। आए चलते हैं घर। समर गुस्से से बाहर चल दिया। मूसा हैरानगी से कंधे झुकाते हुए इसके पीछे चल दिया। ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने कि मैं तुम्हारी शादी हीरा से करवाऊंगा? मूसा को रह कर समर पर गुस्सा आ रहा था। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी नक्शली साली से शादी करने की। वो तो आपने कहा तो मैं मान गया, वरना मुझे कौन सी लड़कियों की कमी है? समर भी खूब बड़ास निकालने लगा। तो फिर अभी कुछ देर पहले जो बोला था वो क्या था? क्या? वही कि मैं हीरा से शादी के लिए तैयार हूँ, मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं। सोचो अगर तुम्हारी ये बात जिमल सुन लेती तो क्या सोचती? तुम्हें छोटा भाई समझती है वो, और तुम इसका बहनोई बनने की प्लानिंग कर रहे थे। वो तो मैं आप दोनों की वजह से। समर बोलते बोलते रुक गया। क्या? मूसा मुँह उचकाते हुए बोला। आप दोनों ने ही तो बात शुरू की थी मेरे रिश्ते की, और इस घर में तो लड़की के लिए ही रही है। अब मैं रज़ा से शादी तो नहीं कर सकता ना। मुझे यही लगा कि हीरा। क्या हीरा? मूसा का मूड अब कुछ नॉर्मल हुआ। कुछ नहीं भाई, समर चिढ़ते हुए बोला। क्या तुम इंटरेस्टेड हो हीरा में? मूसा के सवाल पर समर ने चौंक कर इसे देखा। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, सुबह यूनिवर्सिटी जाना है। वो लोग घर पहुँच चुके थे। समर तेजी से गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ चल दिया। हे लिसन लिसन, अपना गिफ्ट तो लेते जाओ। समर वापस पलटा तो मूसा ने इसकी तरफ गाड़ी की कीज उछाली। समर ने लापरवाही से कंधे उचकाए। मूसा ने गैराज में खड़ी नई गाड़ी की तरफ इशारा किया। समर अपनी धुन में मगन गाड़ी देख ही न सका। योर बर्थडे गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे। समर के चेहरे पर हैरानगी छा गई और मुस्कुराते हुए मूसा की तरफ आगा और गले लग गया। थैंक्स भाई, आपको याद था मेरा बर्थडे? और गाड़ी तो मैंने डैड से बोला था, आपको कैसे पता चला? इस बात की तुम फिक्र मत करो,
enjoy your gift. मूसा ने इसे खुद से अलग किया और गाड़ी की तरफ बढ़ा. I hope it will be a good ride. Let's go. Of course. समर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा. खान साहब, मिसेज खान और हुदा टेरेस पर खड़े सब देख रहे थे. कितना अच्छा लग रहा है दोनों को एक साथ देखकर. भाई मैं भी आ रही हूँ. हुदा तेजी से नीचे भागी. तो जानती थी ना कि इस दिन मूसा हमारी बातें सुन रहा था. जी मैं जानती थी. वो मुझसे नफरत करता है. अगर इसकी इसी में खुशी है तो मैं अपने बेटे की खुशी में खुश हूँ. तुम्हें नहीं लगता अब हमें मूसा को सच बता देना चाहिए? नहीं खान साहब, इसे अब सच बताने का कोई फ़ायदा नहीं है. नफरत के जिस मकाम पर वो पहुंच चुका है वहाँ मोहब्बत का बीज बोना बेमकसद है. ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो सकता है जब इसे पता चले तो वो बदल जाए. नहीं, आप इसे सीमा का बेटा ही रहने दें. रक्षंदा का बेटा बनने पर मजबूर मत करें. वो मुस्कुराती हुई नीचे चल दी और खान साहब भी. समर वापस आया तो खान साहब और मिसिज खान ने भी इसे सालगिरह की मुबारकबाद दी. चलें भैया, अब गिफ्ट की खुशी है तो सोना नहीं है क्या? कल की पार्टी भी अरेंज करनी है. खान साहब बोले तो सब अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए, स्वाय मिसिज खान और मूसा के. मिसिज खान भी अंदर जाने ही लगी थी कि मूसा की आवाज़ पर वापस पलटी. कर दी आपके बेटे की ख्वाहिश पूरी. अब तो खुश है ना आप? आइंदा मेरी वजह से डैड को टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है. इनकी कमाई पर जितना हक मेरा है इतना ही समर और हुदा का भी है. वो लग बात है कि आप इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगी, मगर मैं आज आपको साफ साफ बता दूँ. हुदा और समर मेरे सगे बहन भाई नहीं हैं, मगर मैं इन्हें बहुत अजीज समझता हूँ और बड़ा भाई होने के नाते इतना हक रखता हूँ कि इनकी ख्वाहिशात पूरी कर सकूँ. आइंदा डैड को मेरे हवाले से टॉर्चर मत करना आप. अपनी बात मुकम्मल करते हुए अंदर चल दिया. चेंज करके सो गया. कुछ देर बाद जिमल के घर जाने के लिए तैयार हो गया. रज़ा को एयरपोर्ट छोड़कर जिमल को साथ लिए घर वापस आ गया. थैंक्स. जिमल ईयर रिंग्स उतार कर ड्रेसिंग पर रखते हुए बोली. थैंक्स फॉर वट? मूसा ने इसे वहीं से गोड़ा. जिमल इसे आईने में देख रही थी. आपने जो रज़ा के लिए सोचा, आइंदा इस बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए जिमल. छोटे भाई की तरह वो मेरे, और मैंने कोई एहसान नहीं किया इस पर. कल जब वो पढ़ लिख कर एक मुकम्मल बिजनेसमैन बन जाएगा तो वो सारे पैसे मुझे वापस करेगा. समझी तुम? जी. जिमल मुस्कुरा दी और अलमारी से कपड़े निकाल कर चेंज करने चली गई. ये न्यू गाड़ी किस लिए है? जिमल को याद आया तो पूछ लिया. समर को गिफ्ट की है मैंने. वो लैपटॉप पर तेज़ तेज़ टाइपिंग करते हुए मसरूफ सा बोला. कल बर्थडे है इसका. क्या क्या समर का बर्थडे है और आपने मुझे बताया तक नहीं, और खुद गाड़ी भी बुक करवा ली. मुझे भी बता देते, मैं भी कुछ गिफ्ट प्लान कर लेती. मैं अभी आती हूँ स्विच करके. कहाँ? मूसा लैपटॉप बंद करके मेज़ पर रखते हुए जिमल की तरह बढ़ा. समर को बर्थडे विश करने. जिमल लड़ते हुए बोली. इसे लगा शायद मूसा को बुरा लगा इस वक्त समर के कमरे में जाना. टाइम देखा है, 4 बज रहे हैं और सो रहा होगा इस वक्त. और वो गाड़ी हम दोनों की तरफ से है. हम दोनों अलग थोड़ी हैं. चलो आराम से सो जाओ. मगर गिफ्ट? जिमल तुम बेड पर खुद जाओगी या मैं तुम्हें खुद उठा कर लेकर जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी. वो तेज़ी से बेड की तरफ भागी और कंबल में मुँह छुपाए सोने के लिए लेट गई. मूसा मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा लॉक करते हुए बेड पर वापस आ गया. कल बर्थडे पार्टी है समर की. इसके लिए गिफ्ट ले आना और एक अच्छा सा ड्रेस अपने लिए भी ले आना और पार्टी के लिए. वो जिमल के माथे पर होंठ रखते हुए बोले. जिमल ने सर हाँ के अंदाज में हिलाया. अगले दिन बाहर लाउंज में समर की बर्थडे पार्टी अरेंज की गई. जिमल ग्रे मैक्सी पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी और मूसा ने भी ग्रे 3 पीस पहन रखा था. खान साहब सब मेहमानों से जिमल का तारुफ करवा रहे थे. जिमल स्टेज पर मूसा के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी. ऐसा लग रहा है जैसे आज समर का नहीं हमारा डे है. ऑफ कोर्स हमारा रिसेप्शन है और समर का बर्थडे डैड पहले से ही प्लान कर चुके थे, इसलिए तो हमें भी गिफ्ट मिल रहे हैं. अगर आपने तो नहीं बताया था मुझे इस बारे में. अब तो बता दिया ना. यस सो फनी. जिमल मुस्कुरा दी. कुछ देर बाद जिमल के घर वाले भी आ गए. समर ने केक काटा और गिफ्ट्स वसूल किए. समर कम हेयर. खान साहब ने इसे पुकारा. जी डैड. वो मुस्कुराते उनके पास आ ठहरा. आज कुछ फैसला किया मैंने तुम्हारे लिए. क्या डैड? तुम्हारा निकाह है अभी और इसी वक्त? निकाह अभी? मगर किसके साथ? समर पर तो जैसे सदमा तारी हो गया. जिसके साथ भी हो तुम्हें कबूल होना चाहिए. खान साहब ने इसका बाजू थामते सोफे की तरफ बढ़े. समर ने मदद को निगाहों से मूसा और जिमल की तरफ देखा. वो दोनों कुछ ना बोले मगर बल्कि चुपचाप सब देखने लगे. डैड. समर ने कुछ कहना चाहा मगर खान साहब ने उसे चुप रहने का इशारा दिया. वो बिना कुछ सुने बस कबूल है कबूल है कबूल है बोलकर साइन करते हुए दुआ के लिए हाथ उठाए बैठ गया. मुबारक हो. हर तरफ से यही आवाज़ें गूंजने लगी. कंग्रेचुलेशंस लिटिल ब्रो. मूसा ने दूर से ही मुबारकबाद दी. वो बेबस सा स्टेज पर रखे सोफे पर बैठ गया. दिस इज़ नॉट फेयर. मेरा सर चकरा रहा है भाई. ये क्या कर दिया डैड ने मेरे साथ? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं. तुमने कल रात तो कहा था तुम शादी के लिए तैयार हो, मगर अब कह रहे हो. मूसा नासमझी से बोला. मैं तो हीरा की बात कर रहा था भाई. समर गहरे सदमे में था. तो क्या निकाह के वक्त तुम्हारे कान बंद थे? मूसा हैरत ज़दा अंदाज में बोला. मतलब? समर ने चूम कर मूसा की तरफ देखा. मतलब तुम्हारे सामने है. मूसा ने जिमर के साथ स्टेज की तरफ बढ़ती हीरा की तरफ इशारा किया. समर तो बस हीरा को देखते ही रह गया. मतलब मेरा निकाह हीरा से? यस. मूसा ने इसके सर पर थपकी लगा. ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस.
अब यहीं खड़े रहोगे क्या? मूसा ने सिर घूरा तो वो तेजी से आगे बढ़ा और हीरा की तरफ हाथ बढ़ाया। हीरा ने बेरुखी से अपना हाथ समर के हाथ पर रख दिया। आई कांट बिलीव दिस, तुम इस तरह मेरे साथ? समर हीरा के साथ बैठते हुए बोला। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी खैर मनाओ। अब तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। बहुत शौक था मुझसे शादी का, तुम्हारे सारे शौक ख़त्म कर दूंगी मैं। जस्ट वेट एंड वॉच। ओके लेट्स सी, देखते हैं कौन किसका जीना हराम करेगा। मिसिस समर खान, वह एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। हीरा नाम है मेरा, डोंट कॉल मी मिसिस समर खान। क्या फ़र्क पड़ता है हीरा बोलूँ या मिसिस समर? जंगली बिल्ली अब मेरी है। व्हाट? तुमने मुझे जंगली बिल्ली बोला? रानी से गुस्से से घूरा। जिमल ने अपने होने का एहसास दिलाया। तुम दोनों बाद में झगड़ लेना, झगड़ा करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, मगर कुछ देर खामोश बैठो। जिमल ने डांटा तो दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद जब सब मेहमान अपने अपने घर चले गए, जिमल के घर वालों ने भी जाने की तैयारी करने लगे। मूसा ने सुबह खान साहब से बात की और समर और हीरा के रिश्ते के बारे में, और इसके बाद दोनों खुद जिमल के बाबा से मिलने गए और हीरा का रिश्ता समर के लिए मांग लिया। उन्होंने कहा कि इजाज़त से ली, जबकि शादी इन दोनों की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद तय भाई। समर की खुशी देखने लायक थी, वो खुशी से फूले ना समा रहा था, मगर जैसे हीरा वहाँ से गई वो उदास हो गया। अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुख से नहीं, पढ़ाई पर तवज्जो दो। अब इतनी खुशी बहुत है, जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो शादी कर देंगे। इन सब के जाते ही खान साहब समर को समझाने लगे। मिसिस खान भी मेहमानों को रुखसत करके वहीं आ गई, और कोई जगह नहीं थी बैठने की स्टेज पर, तो वो मूसा के पास बैठ गई। मूसा तेजी से वहाँ से उठकर अंदर के जाना पड़ गया। जिमल भी तेजी से इसके पीछे पीछे कमरे में पहुंची। आप ठीक नहीं कर रहे मोम के साथ, वो माँ है आपकी, आखिर कब तक नाराज़गी चलेगी आपकी? नहीं है वो मेरी माँ, कितनी बार समझाया तुम्हें कि मेरी माँ मर चुकी है। वो गुस्से से जिमल की तरफ बढ़ा और उसे दोनों बाजुओं से झंझोड़ते हुए चलाया। जिमल आंसू बहाने लगी। मूसा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो फौरन से छोड़ दिया और तेजी से खुद से लगा लिया। आई एम रियली सॉरी मेरी जान, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। अच्छा ठीक है, मैं गलत हूँ, मेरा रवैया ठीक नहीं है मिसिस खान के साथ, मगर इसके पीछे एक वजह है। जानना चाहोगी? चलो मेरे साथ। वो जिमल के आंसू पूछते हुए कमरे से बाहर आया और उसे छत पर मौजूद स्टोर रूम में ले आया। एक सेकंड, मैं कीज़ लेकर आया। वो तेजी से अपने कमरे से कीज़ लेकर ऊपर आया, दरवाजे का लॉक खोल कर अंदर आया और अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी खोलकर एक फाइल निकाली और एक पेपर जिमल की तरफ बढ़ाया। जिमल हैरानगी से वो पेपर पढ़ती चली गई। इसका मतलब मिसिस खान यानी रक्षंदा मामा आपकी सगी माँ है? हाँ यही सच है। मूसा का लहजा अफसोस पड़ रहा था। ये सच है, वो मेरी सगी माँ है, मगर सिर्फ नाम की। वैसे वो मुझे अपने सौतन का बेटा ही समझती हैं, बस एक वादे की खातिर उन्होंने मेरी माँ होने का हक छीन लिया मुझसे। जानती हूँ कितना तरसा हूँ मैं बचपन से लेकर आज तक इनकी शफकत को। नहीं, तुम कैसे जानोगी? तुम नहीं समझ सकती बिन माँ के बच्चे की कैफियत। सिर्फ इस डर से कि मामा से किया हुआ वादा टूट ना जाए वो मुझसे दूर रही, मगर क्या उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कितनी ज़रूरत थी माँ की, कितनी ज़रूरत थी मुझे इनके प्यार बड़े हाथों के लम्स की। जैसे वो समरुदा को चूमती थी, मुझे क्यों नहीं? क्या एक वादा औलाद की खुशी से ज़्यादा अहम था? क्या मेरे लिए इनके दिल में कभी नरमी पैदा नहीं हुई? क्या मैं इतना बुरा था? बताओ ना जिमल, तुम जानती हो मैं क्यों इतना बिगड़ चुका था, क्यों मैं अल्कोहल और सिगरेट जैसी आदतों का शिकार बना? क्योंकि मैं तन्हाई का शिकार था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था सिवाय इस रास्ते के। मेरी माँ के ज़िंदा होते हुए मुझे सब कुछ ये कहना पड़ता था कि मेरी माँ मर चुकी है। जानती हो कितना तकलीफ लम्हा होता है वो मेरे लिए। जब पेरेंट्स मीटिंग में सबकी माँ अपने बच्चों के साथ होती थी तो मुझे ऐसे ही लगता था कि सबकी नज़रें मेरा मजाक उड़ा रही हैं। फिर मजबूरन मुझे सबको बताना पड़ता कि मेरी माँ मर चुकी है। ये तब की बात है जब मुझे वाकई ये लगता था कि मेरी माँ मर चुकी है। मगर जब मैं मैट्रिक एग्ज़ाम देकर फ्री हुआ तो दो दादों ने मुझे ये पेपर दिखाया और बताया कि मेरी माँ तो कभी मरी ही नहीं, वो तो जिंदा थी। मगर वक्त गुजर चुका था, मैं ये मान चुका था कि मेरी माँ सच में मर चुकी है। इस दिन इस चाय को इस अलमारी में दफन करते हुए एक वादा मैंने खुद से भी किया कि आज से मेरी माँ वाकई मर चुकी है। वो जिमल के कंधे पर सर टिकाए आंसू बहा रहा था। जिमल की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो मूसा को साथ लिए नीचे आ गई। वो दोनों तो नीचे आ गए, मगर कोई और भी था वहाँ आंसू बहा रहा था, और वो थी मिसिस खान, जो छत की लाइट जलती देखकर ऊपर आई थी, मगर अंदर से आती आवाज़ें सुनकर कदम आगे ना बढ़ा सके। वो अपने आंसू पूंछती हुई नीचे की तरफ बढ़ी, अपने पोषण में नहीं बल्कि मूसा के पोषण में, और इसके कमरे में जा रुकी। इनको इस हालत में देखकर जिमल तेजी से आगे बढ़ी। मोम, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? जिमल की आवाज़ पर मूसा ने नजरें उठाकर इनको देखा। मिसिस खान मूसा की तरफ बढ़े, उसके सामने ज़मीन पर हाथ जोड़े बैठ गई। मूसा चूं कर बेड से उठ खड़ा होगा और उनके हाथ थाम कर चूम लिया और आंखों से लगाकर आंसू बहाने लगा और इन्हें साथ लिए सोफे की तरफ बढ़ा। जिमल दोनों को एक साथ देखकर मुस्कुरा दी और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर दोनों आंसू बहाते रहे। समझ ही नहीं आ रहा था कैसे बात शुरू करें। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, मूसा फिर से इनके हाथ आंखों से लगाते हुए बोला। आई एम सो सॉरी टू। मिसिस खान मूसा के आंसू पूंछते हुए बोली, मैं मजबूर थी, बस सीमा से किया वादा निभा रही थी, मगर तुम सच जानते हो, ये नहीं जानती थी। सही कहा तुमने, एक वादा औलाद की खुशी से बढ़कर नहीं हो सकता। मैं गलत थी, मगर मैं कभी भी तुम्हारे मामले में लापरवाह नहीं थी। हर पेटी में मैं तुम्हारे स्कूल आती थी, मगर तुमसे मिले बगैर ही वापस चली जाती थी।
ऐसा नहीं था कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं थी, मुझे तुम्हारी फ़िक्र थी, मगर कभी इस बात का एहसास नहीं दिलाती थी। मगर अब और नहीं, आज से सब बदल जाएगा। मैं नहीं मानती किसी वादे को, अपने बेटे के आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती। जिमल बाकी सबको लेकर कमरे में आई। सब खान साहब की आंखों में खान साहब की आंखें बेशकबार हो गई दोनों को साथ देखकर। वो आगे बढ़े और मूसा के कंधे पर हाथ रखा। मूसा ने सर उठा कर देखकर मुस्कुरा दिया। खुदा और समर भी खुशी से मुस्कुरा दी। इसका मतलब ये होगा कि भाई हमारे सुतेले नहीं, सगे भाई हैं, और हमारी ममा इनकी भी ममा है। समर चहकते हुए आगे बढ़ा और मूसा के पास जाकर बोला। वो सोफे पर झुका हुआ था। मूसा ने इसका कान खींचा। मैंने सुतेले भाइयों वाला सलूक कब किया तुम्हारे साथ? नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा कान छोड़ दे प्लीज़। मूसा ने इसे छोड़ा तो वो सब ने कहा लगाया। आइंदा एक बात याद रखिएगा भाई, मैं सिर्फ आपका भाई नहीं हूँ बल्कि आपकी इकलौती साली साहिबा का शौहर भी हूँ। अच्छा, अभी से मेरे हस्बैंड को धमकियाँ? अब की बार जिम्मल ने इसके कान खींचे। उफ भाभी प्लीज़ छोड़ दें मुझे, आप दोनों मियाँ बीवी दिन ब दिन बहुत जालिम होते जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम जालिम हो गए हैं? अपना मतलब निकल गया तो हम जालिम? वाह! जिम्मल की बात पर सबका कहा गूंजा। चलें बेगम अपने अपने कमरे में, आप बच्चों को आराम करने देंगी। मिसिस खां मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर चल दी और बाकी सब भी। जिमल दरवाज़ा बंद करती हुई मूसा के पास आ गई। देखा आपने, हर मामले का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। अगर आप ये सच पहले ही नहीं बता देते तो आपको इनकी मोहब्बत से महरूम न रहना पड़ता। माँ का दिल ही ऐसा होता है, अपने औलाद के आंसू नहीं देख सकती माँ। देखें आज कैसे उन्होंने आपकी खातिर बरसों पहले किया वादा 1 सेकंड में तोड़ दिया। हाँ देख लिया मैंने। जैसा पहले इसलिए मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में जो नहीं थी। सच कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो क्या आपकी ज़िंदगी में भी है ऐसी कोई औरत? जिमल इधर उधर नजरें चुराती हुई दौड़ाती हुई बोली। मूसा की बात पर मुस्कुरा दी और आगे बढ़कर जिमल को सीने में छुपा ले। यस यू आर माई लवली वाइफ। जिमल मुस्कुरा दी और सुकून से आंखें बंद की। इस खूबसूरत लम्हे को महसूस करने लगी। ओह नो, एकदम चौंक कर पीछे हटी। हमें घर जाना है। हीरा बहुत रो रही थी। व्हाट? घर इस वक्त? नो वे, हम कल जाएंगे, अभी बहुत टाइम हो चुका है। ठीक है, जिमल मुस्कुरा दी। मैं चेंज करके आती हूँ। जिमल जाने ही लगी थी कि मूसा ने इसे वापस खींचा। किधर? जी बार कर देख तो लेने दो मुझे। जिमल शर्मा कर नजरें झुका गई। फिर पता नहीं कब इतनी प्यारी लगोगी। वो तो शुक्रिया पार्लर वालों का। क्या? जिमल के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई। मजाक कर रहा था मेरी जान। मूसा इसके बदलते तेवर देखकर फौरन हंस दिया। जा रही हूँ मैं मुँह धोने। वो मुँह बनाकर वाशरूम की तरफ बढ़ी मगर मूसा इसके सामने आ रुका। वो इसके सीने से चटक रही। मजाक कर रहा था यार। जिमन मुस्कुरा दी। अच्छा ठीक है। अभी जब इतना बोली थी कि मूसा का फ़ोन बजने लगा, वो फ़ोन की तरफ मतवज्जो हो गया। जी मामू जान, इसने कॉल काट दी। मामू की कॉल थी, वो रिमशा को अपने साथ ले गए हैं, यही बताने के लिए कॉल की थी उन्होंने। रिमशा की वजह से हमारे रिश्ते पर कोई असर ना पड़े इसलिए मजबूरन मुझे मामू को सब बताना पड़ा। इसीलिए उन्होंने रिमशा को जहाँ से दूर ले जाने का फैसला किया। इसके लिए यही बेहतर रहेगा। जिमल चेंज करने चली गई। अगली शाम वो दोनों जिमल के घर में जो थे। हीरा मुंह फैलाए अपने कमरे में बैठी थी। जिमल की ममा और जिमल इसको समझाने में लगी थी। रहने दे ममा, मुझे लगता है मैं बोझ थी आप पर, जो आपने इतनी जल्दी मुझे पराया कर दिया। और अभी आप तो अपने ससुराल वालों की ही साइड लेंगी। जिमल की ममा सर पकड़ती हुई कमरे से बाहर चली गई। हीरा क्या हो गया है तुम्हें? समर अच्छा लड़का है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया तुम्हारे लिए। मगर आप ही इसकी नज़रें ठीक नहीं है। मैंने बताया था वो मुझे घूर रहा था और आपने इसी से मेरा निकाह कर दिया। पागल, वो तुम्हें घूर नहीं रहा था बल्कि प्यार से देख रहा था। समर तुम्हें पसंद करता है और निकाह का फैसला इसी का था। हम तो एंगेजमेंट करना चाहते थे मगर इसकी जिद थी निकाह की। अगर वो गलत होता तो कभी तुमसे निकाह ना करता। अब अपना मूड ठीक करो, समर आने ही वाला होगा। मैंने इसे बुलाया यहाँ ताकि तुम दोनों आपस में नाराज़गी को यही ख़त्म कर दो और अपनी आने वाली ज़िंदगी का सोचो। मुझे देखो, क्या मैं खुश नहीं हूँ? जिन हालात में मेरा मूसा से निकाह हुआ, क्या मैं इतनी खुशियों की हकदार थी? कोई भी मर्द किसी दूसरे मर्द की ठुकराई हुई औरत को नहीं अपनाता, मगर मूसा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर तरह के हालात में मेरा साथ दिया। मोहब्बत, इज्जत, इन अल्फाज का मतलब समझाया मुझे। तो समर इससे लग तो नहीं है, इसकी तरबियत भी इसी घर में हुई है। खुद को संभालो और हुलिया दुरुस्त करो। समर आ गया होगा, मैं बेचती हूँ इसे। हीरा अपनी जगह से टस से मस न हुई। कुछ देर बाद समर दरवाज़ा नॉक करते हुए कमरे में आया। हीरा इसे देखते ही मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। समर चुपचाप इसके पास बैठ गया। हीरा ने इसे गुस्से से घूरा। क्या? समर ने कंधे उचकाए। शोहर हूँ तुम्हारा, इतना हक तो बनता है। भाभी ने बताया तुम अपसेट हो तो मुझे आना पड़ा। क्यों? मेरे दुखी होने से तुम्हें क्या? क्या मतलब मुझे क्या? शोहर हूँ तुम्हारा। क्या शोहर शोहर लगा रखा तुमने? जाओ यहाँ से। धोखे से रिश्ता जुड़ा है ये। धोखे से ही सही मगर सही बंदे से रिश्ता जुड़ा है तुम्हारा। मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ जो दोस्ती और मोहब्बत के नाम पर ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैंने तो निकाह किया है तुमसे। क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं। हीरा ने चौंक कर समर की तरफ देखा।
फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? हीरा ने डरते डरते अपना फ़ोन समर की तरफ बढ़ाया। कुछ देर बाद समर से फ़ोन वापस कर दिया। अपना नंबर सेव कर दिया है मैंने, अगर बात करने को दिल चाहे तो कॉल कर लेना। वो गुस्से से कमरे से बाहर आ गया। समर को घर आकर एहसास हुआ कि मुझे हीरा से ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। हीरा की डरी सहमी सी सूरत इसकी आंखों के सामने सिलकने लगी। वो पहले ही दुखी थी और मैंने इसे और दुखी कराया। अब दोबारा तो वहाँ जाने से रहा। ऐसा करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। हिम्मत करते हुए हीरा का नंबर डायल किया। हीरा ने कॉल पिक की। आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था तुमसे। दरअसल मैं डर गया था कहीं तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं कर दी मैंने। इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं अचानक निकाह पर थोड़ा घबरा गई थी। मुझे कुछ वक्त लगेगा तो इस रिश्ते को समझने में। ठीक है, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन तब तक हम दोस्ती तो कर सकते हैं ना। दोस्ती? मैं इस बारे में सोचूंगी। मतलब अब अपनी बीवी से दोस्ती करने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे? जी बिल्कुल। हीरा के जवाब पर समर मुस्कुरा दिया। अच्छा बहाना है वैसे, खैर कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा। खुदा हाफिज़, हीरा मुस्कुराते हुए बोले। इतनी जल्दी खुदा हाफिज़? जी, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। हीरा चेहरे पर आए बालों को समेटते हुए बोली। ठीक है, दिल लगा कर पढ़ो ताकि पढ़ाई जल्दी मुकम्मल हो और हमारी शादी भी जल्दी हो। मुझे कोई जल्दी नहीं है शादी की, अगर आपको है तो पढ़ें। दिल लगा कर हीरा ने मुस्कुराते हुए कॉल काट दी। समर मुस्कुरा दिया और फ़ोन साइड पर रख कर पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। मूसा खान साहब के कमरे से बाहर निकला तो इसकी नज़र समर पर पड़ी। वह बिना नॉक किए कमरे में आ गया। दिल लगाकर पढ़ाई हो रही है? जी भाई। समर ऐसे डरा जैसे इसकी चोरी पकड़ ली गई है। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। मूसा का कंधा थपथपाते हुए कमरे से बाहर निकला। 3 साल बाद। जिमल कहाँ रह गई यार, जल्दी कर लो, देर हो रही है। बस आ गई, ये लें उठाएं अपने शहजादे को। जिमल ने गोल मटोल सा अयान मूसा की तरह बढ़ाया। यार इसे कपड़े थोड़े कम पहनाया करो, हर वक्त ओवरलोड किया होता है। बाहर बर्फ़ पड़ रही है और आप मुझे कह रहे हैं कपड़े थोड़े कम पहनाया करो। आज 2 साल बाद वो लोग फिर से मढ़ी आए थे अपने 2 साला बेटे अयान के साथ, और अपनी बाकी फैमिली भी साथ थी। आप फ़ोन साइड पे रखते हो, अयान का ख्याल रखें, मैं चेंज करके आती हूँ। चलें भैया अयान साहब, आपकी दादों पास चलते हैं। कभी मम्मा बाबा को भी अकेले रहने दिया करो। जब से तुम आए हो मेरी बीवी को मुझसे ज़्यादा फिक्र तुम्हारी रहती है। अयान नासमझी से खिलखिलाने लगा। मूसा इसे प्यार करते हुए बाहर चल दिया और मिसेस खान की तरफ बढ़ाया। आ गया मेरा शहजादा। दादों की जान वैसे प्यार करने लगी। मोम देखें ज़रा जिमल के काम, हर वक्त इसे ओवरलोड किए रखती है। हाँ तो अच्छी बात है, बच्चों को सर्दी जल्दी लग जाती है। जब तुम छोटे थे एक बार, वो बोलती ही रुक गई। मोम मूसन के पास आया और माथा चूमते हुए इनकी गोद में सर रख के लेट गया। खान साहब ने बताया था जब तुम छोटे थे तुम्हें बहुत जल्दी सर्दी लग जाती थी। भाई आप यहाँ हैं और भाभी आपको ढूंढ रही थी। समर अयान को गोद में उठाकर खान साहब के पास ले गया जो अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। वो दोनों अयान से खेलने में मसरूफ़ हो गए। भाई आप लोग जाएं, हम अयान को संभाल लेंगे। हुदा भी वहीं आ गई। ओके। मूसा मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जिमल तैयार हो रही थी। आपने जैकेट नहीं पहनी, ऐसे ही बाहर जाने का इरादा है क्या? जी लें पहने जैकेट। वो मूसा की तरफ जैकेट बढ़ाकर शीशे की तरफ वापस पलटी, मगर मूसा ने इसे बाजू से खींचकर अपनी तरफ खींचा। लुकिंग सो प्रिटी। वो जिमल के चेहरे पर बिखरे हुए लिटे कान के पीछे समेटते हुए बोला। अयान कहाँ है? जिमल अपनी धुन में मगन थी। कभी बेटे से ध्यान हटाकर शोर को भी देख लिया करो। वो मुंह बनाते हुए जैकेट पहनने में मसरूफ़ हो गया। आप दोनों ही मेरी जान बसती है। जिमल इसके दोनों गाल खींचते हुए बोली। बाबा के पास अजान, वो सब कह रहे हैं अयान को हमारे पास रहने दे ताकि हम दोनों एक साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाए। देखो सबको कितना ख्याल है हमारा, और एक तुम हो। ठीक है, चलते हैं। जिमल चाल ओढ़ते हुए मूसा के पास सारू की मुस्कुराते उठ गया। लेट्स गो। चांद माह बाद समर और हीरा की शादी तय पाई। सब खैरियत से हो गया। रज़ा भी वापस आया हुआ था। हीरा रुखसत होकर जहाँ आई तो खान साहब ने रज़ा और हुदा का भी निकाह कर दिया और 1 साल बाद शादी तय कर दी। दोनों खानदान एक दूसरे से जुड़ चुके थे। रज़ा वापस चला गया और वो वापस आया तो हुदा को रुखसत करके अपने घर ले गया। अब वो पहले वाला लापरवाह रज़ा नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल बिजनेसमैन बन चुका था। हीरा और समर की नोक झोंक से घर में बसी हंसी बिखरी रखती और अयान घर भर कर लाडला बच्चा बना रहता। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थे। अरे भाई कैसी हो तुम? इस दिन के बाद गई नहीं आपा जी के पास? वो तुम्हें याद कर रही थी। काशिफ की अम्मा की दोस्त कई दिन बाद आज घर आई। किस्मत खुदा लिखता है, जे पीर वीर कुछ नहीं होते बहन। वो काशिफ की बेटी को गोद में लिए मुस्कुराती हुई बोली। अरे क्या कह रही हो? भूल गई हो वक्त जब तेरा बेटा तेरी एक नहीं सुनता था, और आज देख तो इसकी औलाद को गोद में खिला रही है। ये भी याद रख, ये औलाद भी पापा जी की दुआओं से है। भूल गई हो 2 साल तक तेरी बहू की गोद खाली थी? नहीं मैं नहीं भूली, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 साल तक मेरी बहू बे औलाद थी, मगर अब अल्लाह ने इसे 2 बच्चों से नवाजा है। एक तरफ पोता झूले में सो रहा है और दूसरी तरफ मेरी पोती मेरी गोद में खेल रही है। मगर जो नेमत और रहमत मुझे अल्लाह के फजलो करम से मिली है, आपा जी की दुआओं से नहीं। जाओ अपने घर और आज के बाद मेरे घर में कदम मत रखना।
वो गुस्से से बोली तो वो मुंह बिगाड़ते हुए घर से बाहर निकल गई। शुक्र है अल्लाह का जिसने मुझे सीधा रास्ता दिखाया और मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। जब शादी से 2 साल तक काशिफ के घर औलाद ना हुई तो वो आए दिन आपा जी के पास पहुंच जाया करती थी, दुआ करवाने, और बदले में आपा जी हज़ारों रुपये चिले और सदके के नाम पर बटोर लेती। एक दिन वो अकेली आपा जी के आस्थाने पर जा रही थी कि एक लड़की रो रही थी। मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया सिर्फ और सिर्फ इस लालची औरत के झांसे में आकर। झूठी औरत है जी, इसने तो कहा था मेरा शोहर मेरा गुलाम बन जाएगा, मगर इसने तो मुझे अपनी ज़िंदगी से ही बाहर निकाल दिया और अपना घर बसा लिया। मेरी पसंद की शादी थी, अब ना तो मैं अपने घर की रही और ना ही अपने माँ बाप के घर की। कहाँ जाऊँ मैं? वो चिल्ला रही थी, मेरे को इसकी बात सुनने को राजी ना था। इसे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया गया। इस लड़की ने अपने बैग से छुरी निकाली और अपनी नब्ज़ काट कर वहीं ज़मीन बोस हो गई। इसे हॉस्पिटल पहुँचाया गया, मगर इससे पहले ही वो जान की बाजी हार चुकी थी। इस दिन के बाद से वो दोबारा कभी आपा जी के आस्थाने पर नहीं गई। घर आकर रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। एक माह बाद ही डॉक्टर ने आशी को माँ बनने की नवीद सुना दी। सच कहा जाता है, वो तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे, और हिदायत भी किस्मत वालों को ही नसीब होती है। जी तो लिसनर्स, आज का हमारा नावल यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको जो लास्ट एपिसोड भी बेहद पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नए नावल के साथ और एपिसोड 1 के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।